नमस्कार दोस्तों। धर्मपाल धनखड़ शो में आपका स्वागत है। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। आज शाम को पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। चुनावी मुद्दों और सियासी दलों की रणनीति समेत तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ पत्रकारों का एक पैनल है। थैंक यू सर। सबसे पहले जो है मैं आलोक जी के पास आना चाहूंगा। आपकी नजर में गुजरात विधानसभा चुनाव में जनता के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, आलोक जी? धन्यवाद धनकर जी। बात अगर मुद्दों की जाए तो इस बार बेरोजगारी और गुजरात की जनता को मिला क्या, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। अभी तक तो ये होता था कि आप बेरोजगारी पे बात करते हैं, आप अपने बिजनेस के वातावरण पे बात करते हैं कि बिजनेस कितना फल फूल रहा है, नहीं फल फूल रहा। गुजरात की दरअसल हमको समझना पड़ेगा कि गुजरात वैसे भी आर्थिक तौर पे समृद्ध रहा है और अपने देश के कुछ चुनिंदा 4-5 राज्यों में शामिल रहा है। अगर हम इसकी स्टेट जीडीपी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के बाद में इसका नंबर आता है। एक तो ये, लेकिन इस बार चीजें बदली बदली इसलिए है कि एक नई पीढ़ी खड़ी हो गई है। एक नई पीढ़ी, पहला वोटर, नया वोटर। और जो पुराने लोग थे, जो जिन्होंने 2000 से ये निजाम देखा था, मौजूदा निजाम, चाहे वो गुजरात से बैठकर चलाया जा रहा था या अब दिल्ली से बैठकर चलाया जा रहा है, तो वो निजाम भी अब थोड़ा सा उम्र दराज हो गया है और अपने भविष्य को लेकर सशंकित हो गया है। तो अब ये सवाल ये प्रमुखता के साथ उठने लगा है कि हमें मिला क्या, और ये है कि आगे मिलने के आसार क्या है। एक ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर नहीं जाना चाह रही। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सौहार्द, सामंजस्य और एक विश्वास का वातावरण, जो उनका एक नारा भी है, भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है लेकिन वो करनी पे उस पर अमल नहीं करती। अब वो किस पे अमल करती है? वो जिस पे अमल करती है वो अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ साफ बता दिया कि गुजरात का संदेश की वजह से ही, 2002 के संदेश की वजह से ही गुजरात में शांति स्थापित रही है। ये एक बहुत ही बड़ा भ्रामक और ये गलतफहमी पैदा करने वाला है। कोई भी सत्ता तंत्र चाहे कितने भी मजबूत क्यों नहीं, लेकिन वो दंगों को कभी भी किसी चीज का एक समाधान नहीं माना जा सकता। इस तरह ना आतंकवाद को माना जा सकता, ना किसी और चीज को माना जा सकता है। अल्टीमेटली आपको टेबल पर बैठना पड़ता है, लोगों को एक बहुत सारे वर्ग को साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन अब ये अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे। जैसा कि शुरुआत में था कि हमेशा किसी भी राज्य का चुनाव होता है तो आपकी बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, ये सब बड़ी प्रमुखता के साथ में उठती हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा था, प्रमुखता के साथ में उठती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चिर परिचित अंदाज में, अपने चिर परिचित आजमाए फॉर्मूले पर ही वो चुनाव लड़ती है, और वो केंद्रीय गृह मंत्री ले आए। उससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने भी ऐसी ही बातें करी थी। वो एक मुस्लिम लड़के का चुनाव मामले प्रचार में। के दौरान खुद मोदी जी भी जो है 2002 की याद दिलाते रहे, और तमाम इन बातों से लगता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके चलते जो है भाजपा ने 2002 के बाद 20 साल में उस तरह का कोई विकास नहीं किया है शायद, जिसके बूते पर वो वोट मांगने जा सके। प्रवीण जी जो है वो लंबे समय तक अभी चुनाव प्रचार कवर करके लौटे हैं गुजरात से। मैं प्रवीण जी से पूछना चाहूंगा कि इस बार पहले के मुकाबले आपको क्या अंतर नजर आया गुजरात के चुनाव? देखिए सर, आलोक जी ने जैसा कहा कि भाजपा ऐसे चुनाव लड़ती है, भाजपा ये नहीं चाहती। कौन दल क्या चाहता है वो एक अलग मुद्दा है। बात ये है कि चुनाव के बीच मुद्दे क्या है और फैक्टर क्या है जो काम कर रहे हैं। तो जितना मैंने देखा, एक तो महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, एक मोदी फैक्टर बहुत बड़ा है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि भाजपा का क्या रिजल्ट रहेगा, कि मोदी फैक्टर क्या महंगाई के मुद्दे पर हावी है। मुझे लगता है कि ऐसा है। बहुत सारे भाजपा के सपोर्टर ऐसे मिले जो कहते हैं कि प्लीज आप महंगाई कम करा दीजिए। मैंने कहा मैं रिपोर्टर हूं, मैं कैसे महंगाई कम करा दूं? आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो तमाम शिकायतों के बाद भी अगर वोटर कहता है कि हमें मोदी को वोट देना है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी को इसका फायदा इस चुनाव में भी होने वाला है।
दूसरी बात कि पिछला चुनाव कांग्रेस ने काफी तगड़ा लड़ा था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी अच्छा खासा डेंट कर रही कांग्रेस के वोट को, तो भाजपा के लिए इसीलिए भी आसान इलेक्शन रहेगा। दूसरी बात, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं हैं। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है गुजरात चुनाव में, जितना मैं घूमा ज्यादा चर्चा महंगाई को लेकर है। एक एक पत्रकार के तौर पर, एक बुद्धिजीवी के तौर पर हम विश्लेषण कर सकते हैं कि सरकार या कोई पार्टी क्या गलत करे, क्या सही कर रही, लेकिन एक वोटर के मन में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मोदी का एक जो विश्व गुरु वाला फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरा ये भी वोट बैंक है कि 2002 से पहले क्या हालात थे। जो कर्फ्यू लगता था बहुत सारे शहरों में, ये बहुत सारे लोग बात करते हैं जो बीजेपी सपोर्टर हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। और बीजेपी का विरोध का जो वाला क्या जी फैक्टर है प्रवीण जी, जरा ये समझाइए खोल के कि विश्व गुरु वाला फैक्टर कैसे काम कर रहा है। विश्व गुरु क्या वास्तव जी में मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं या भारत को विश्व गुरु बना दिया है? नहीं, अगर आप पूछोगे उन वोटर से, कईयों से मैंने पूछा भी कि किस मामले में विश्व गुरु बने, वो नहीं पता होता, लेकिन मोदी जी कैसे चलते हैं, मोदी जी कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे गले मिलते हैं, और कुछ बातें जो बीजेपी नेता मंच पर बोलते हैं उसका असर भी लोगों के दिमाग पर है। और जो मीडिया दिखाता है कि देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है, भव्य स्वागत किया जा रहा है, तो उन सब बातों का बहुत बड़ा असर है। चाहे एमसीडी के चुनाव से लेके गुजरात चुनाव तक सब जगह इसका असर देखने को मिला है कि मोदी जी ने डंका बजा दिया। चाहे विधायक का चुनाव ही क्यों ना हो, विधायक सांसद से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है चुनाव में। ये मीडिया का असर भी आप मान सकते हैं इसमें। हालांकि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM के चुनाव मैदान में उतरने से इस बार लगता है कि गुजरात के लोगों को वोट डालने के नए विकल्प मिल गए। इन दोनों पार्टियों का बीजेपी और कांग्रेस के समीकरणों पर क्या असर पड़े? देखिए, अगर हम ओवैसी वाली पार्टी की अगर हम बात करते हैं AIMM का, तो आप ये मान करके चलिए कि वो कुछ क्षेत्रों में उसका एक असर जरूर आएगा। लेकिन अब सवाल है कि कितने प्रतिशत वोट उनको मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि गुजरात में उनको ज्यादा मिल पाएगा, क्योंकि उनको अक्सर उनकी एक अपनी एक अलग पहचान, राजनीतिक तौर पर एक अलग पहचान या किसी पार्टी की पिछलग्गू ना होने की पहचान नहीं है। उन्हें माना जाता है कि वो किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं। एक बड़े एक अल्पसंख्यक तबके में ये छवि है। अब दूसरा आता है आपका आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जरूर अच्छा अच्छी प्रचार की शुरुआती बढ़त बहुत अच्छी हासिल करी। और जो अर्बन सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर्स में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अभी भी मानना पड़ेगा कि आप कांग्रेस को आप एकदम से माइनस नहीं कर सकते हैं। ओपिनियन पोल छोड़ दिए जो इधर हाल फिलहाल जो टीवी में या मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, उन पे मैं नहीं जाता। कांग्रेस की एक अपनी एक वहां पे एक पैठ है। एक आपको ये देखना पड़ेगा, कांग्रेस को आप एकदम माइनस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि अहमद पटेल नहीं है तो वो कांग्रेस अब वो खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी वहां पे नहीं गए या केवल एक बार गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां मूलतः देखिए, गुजरात को समझना पड़ेगा। गुजरात मूलतः शांति समर्थक और सौहार्द की एक परंपरा वाले राज्य रहा है। कुछ दो तीन दंगों को आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज अगर आप देखें ना, तो गुजरात के लोग शांति प्रिय ही रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वो कांग्रेस को आप एकदम हाशिए पे नहीं कर सकते। आपको एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि पिछली बार 2017 का जब चुनाव हुआ था, तो 2014 के चुनाव में पूरे देश के स्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पताका लहरा रही थी। जबरदस्त 2017 में एक मोमेंटम था। उस मोमेंटम में भी कांग्रेस सत्ता से सिर्फ 15 सीट दूर रह गई थी, सिर्फ 77 सीटों पर रह गई थी, इतने भारी मोमेंटम के बावजूद भी। अब और बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहा? बीजेपी मुश्किल से 7 सीटें ही अपनी सत्ता से ऊपर ला पाई थी। वो 100 का आंकड़ा नहीं नहीं छू पाई आलोक जी, इसमें थी। मैं कहना चाहूँ आलोक जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर ऐसे ही लड़ती रही चुनाव तो हाशिए पर चली जाएगी, जैसा मैंने ग्राउंड पर देखा। अच्छा खासा डेंट केजरीवाल ने पहुंचाया है। राजनीति में कहा जाता है कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, तीन फैक्टर होते हैं चुनाव में। तो चर्चा केजरीवाल की कांग्रेस से ज्यादा है और गुजरात के हर हिस्से में है, ऐसा नहीं कि किसी एक पॉकेट में है। हालांकि गांव में अब भी कांग्रेस मजबूत है केजरीवाल के मुकाबले।
गांव की जो सीटें हैं वहां पे ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, लेकिन केजरीवाल की चर्चा ज्यादा है कांग्रेस से हर हिस्से में गुजरात के। और केजरीवाल जिस ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं इलेक्शन, और कांग्रेस जिस तरह सोते हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं, दिखती नहीं है कांग्रेस। तो इसमें अगर ऐसा ही रहा, और पिछले चुनाव की आपने बात की कि बीजेपी की 99 के करीब सीटें आई थी, तो पिछले चुनाव और इस चुनाव में अंतर है कि हार्दिक पटेल जैसे नेताओं ने उस वक्त पटेल आंदोलन किया था, हार्दिक पटेल ने, उसका भी गुस्सा था। पटेल मुख्यमंत्री है भाजपा की तरफ से, एक अल्पेश ठाकुर जैसे नेता थे, तो कांग्रेस ने पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद पुलवामा हुआ, और पिछले 4-5 साल में भी जो मोदी फैक्टर की बात की जाती है, विश्व के मानचित्र पे जो बात की जाती है, डंका बज रहा है, उन सब फैक्टर का असर पिछले 4-5 साल में और ज्यादा हुआ है। कांग्रेस और ज्यादा हाशिए पर गई है। जो भी सीटें कांग्रेस की आएंगी वहां पर उम्मीदवार अगर मजबूत है, अगर विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, या बीजेपी ने कई जगह पे टिकट काटे हैं, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे कुछ नेता, और ऐसे जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर हो सकता है कांग्रेस को सीटें मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है पिछले चुनाव से काफी खराब प्रदर्शन रहने वाला है कांग्रेस का। प्रवीण जी, इसमें चुनाव प्रवीण जी और एक अगर चीज है, ऐसे मैं ही मेरा और एक आगे अगर और अगर ऐसे ही नहीं लड़ते रहे तो कांग्रेस और ज्यादा हाशिए पर चले जाएगी, क्योंकि नहीं कांग्रेस मेरा के एक पास मेरा एक कोई मानना है। चेहरा भी नहीं है गुजरात में, और केजरीवाल फैक्टर जो है वो मोदी को टक्कर दे सकता है। इस चुनाव में बहुत सीटें नहीं आने वाली अरविंद केजरीवाल की, लेकिन ऐसा रहा तो हो सकता है अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले ले, जैसे कि दिल्ली में हुआ। तो बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ है, कांग्रेस जहां से एक बार गई है तो वहां वापसी नहीं आई है कांग्रेस कभी। और गुजरात में अगर इस बार बहुत बुरा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, तो वापसी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि संगठन पे काम नहीं करती है कांग्रेस। गुजरात में चुनाव है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि इतनी नफरत देश में हो गई है, ऐसी यात्रा अच्छी है। लेकिन चुनाव भी पूरी ताकत से लड़े जाते हैं, खासकर भाजपा जैसे संगठन को हराना है तो केजरीवाल की तरह पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ना चाहिए। नहीं, इसमें केजरीवाल प्रवीण जी भले। इसमें हाँ। इसमें प्रवीण जी दो चीजें हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी जैसे आपने अभी बात की कि कांग्रेस क्या कर रही है, हमको ये समझना चाहिए। जब भी हम लोग एक स्वॉट जब एनालिसिस करते हैं, SWOT एनालिसिस जब करते हैं, तो हर पार्टी का देखा जाता है। अभी आपको एक फैक्टर जो स्ट्रेंथ दिख रही है, वो एक आपको मोदी की दिख रही है। अब इधर आता है जो दूसरा जो W है, वो आता है वीकनेस पर। वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार अभूतपूर्व असंतुष्टों का सामना कर रही है गुजरात में। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। कम से कम 25 सीट एक ऐसी हैं जहां पे वो बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। और इसकी वजह एक और भी है। एक एडजस्टमेंट नहीं, करने का एक अभूतपूर्व मैं दौर नहीं होता है। मानता, नहीं नहीं देखिए प्रवीण जी, मैं नहीं गुजरात नहीं में घुमा, अभूतपूर्व नहीं नहीं, पिछले आप ठीक है। चुनाव जितना नहीं है। नहीं नहीं, इसलिए ज्यादा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले चुनाव में केवल आपको सूरत वाला क्षेत्र था। इस चुनाव में फर्क ये है कि तमाम जगह इन लोगों को, अपने नेताओं को भी एक सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ रही है। जैसे अभी आपने अल्पेश ठाकुर का नाम लिया। अल्पेश ठाकुर को यहाँ से, जहां से पिछली बार वो थे, अब वो हटाकर वो गांधीनगर दक्षिण ले गए हैं। अब गांधीनगर दक्षिण में जो भारतीय जनता पार्टी के जिस बंदे का टिकट काटा गया है, क्या आप ये मानते हैं कि उसका उस तरीके से समायोजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरा, आपका ना एक हार्दिक नहीं, पटेल का नाम लिया। इसमें देखिए एक फैक्टर नहीं को नहीं, आप इसमें बहुत नहीं नहीं, नजरअंदाज कर सबसे रहे बड़ी हैं। चीज नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है समायोजन। आपने हार्दिक पटेल का नाम लिया। हार्दिक पटेल का भी विरागम में स्थिति ऐसी हुई है कि उनका पास एक बड़ा नेता नामांकन के समय में उनके साथ में गया नहीं। उनके पार्टी कार्यालय में एक एक असंतोष है, उनके खिलाफ भी असंतोष है। नहीं, तो मैं घूमा हूँ। मैं मैं हार्दिक पटेल के विधानसभा क्षेत्र में बहुत घूमा हूँ। तो विरमगाम में, तो वहां पर मुझे लगता है कि हार्दिक पटेल बड़े अंतर से जीतने वाले, जितना मैं घूमा हूँ। हार्दिक पटेल के लिए कोई समस्या नहीं, वोट है मोदी फैक्टर के नाम का। और नहीं विरमगाम का एक नहीं नहीं, एक चीज और, नहीं कांग्रेस का वर्तमान विधायक है वहां से। तो वहां की शिकायत ये है कि विरमगाम के रहने वाले हार्दिक पटेल, तो विरमगाम का विकास बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस का विधायक था तो नजरअंदाज किया गया। तो वहां के लोगों को तमाम शिकायतें, वहां पर अगर आप जाओगे तो वहां पर विकास दिखाई नहीं देता। विरमगाम के इतने बुरे हालात है, गंदगी, सीवर का पानी, पीने के पानी की दिक्कत, सारी समस्याएं विरमगाम में। तो वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस विधायक के खिलाफ भी है। और हार्दिक पटेल चूंकि पाला बदल के आए, जब कोई क्षेत्र लंबे समय तक सत्ता के साथ नहीं रहता तो आप समझ सकते हैं कि विकास नहीं होता वहां पर। तो वहां पर जो फैक्टर काम कर रहा है
दल बदलने के अलावा और शिकायतों की बजाय ये काम कर रहा है कि अब की बार हमें सत्ता के साथ जाना है, और हार्दिक पटेल हमारे विरम गांव का है तो विकास ज्यादा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, ये आपने जो बात की ना, अभी मैं आपको जो दूसरी जो बात कर रहा था, एक मैंने स्ट्रेंथ की बात की थी और दूसरे में वीकनेस की बात कर रहा था। तो वीकनेस की बात में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये कि आपने पूरी कैबिनेट बदल दी थी 2.5 साल के बाद में, और उनमें से ज्यादातर का समायोजन अब नहीं हो पा रहा है, चाहे वो रूपाणी हो चाहे कोई हो। आपने आनंदीबेन पटेल का तो समायोजन आपने कर दिया था, उनको राज्यपाल बना दिया गया, लेकिन अब जो पूरी फौज जो बदली गई है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ी वीकनेस से जिससे वो जूझ रही है, वो ये है असंतुष्ट कार्यकर्ता और दूसरा निष्क्रिय कार्यकर्ता। अभी चुनाव हमेशा वो देखे जाते हैं कि आखिरी समय में, आखिरी 48 घंटे में कितने लोग सक्रिय हो जाते हैं और अपने मतदाता स्थल तक अपने लोगों को ले जाते हैं। तो एक निष्क्रिय अगर वो कार्यकर्ताओं को अगर ये सक्रिय कर पाए तो इनकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। अब तीसरी आती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में ये है कि आपके जो SWOT की मैं बात कर रहा हूँ, अब अपॉर्चुनिटी ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी आ गई, मैदान में आ गई है, और एक ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो जोर रहा, आम आदमी पार्टी ने जिसको अध्यक्ष भी बनाया, वो उसने चुना है सौराष्ट्र वाले क्षेत्र का, जहां पे कांग्रेस का एक अच्छा दबदबा है। और अरविंद केजरीवाल की कई सभाएं भी वहीं पे हुई सौराष्ट्र वाले में। तो एक तो फोकसिंग को एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इनको अपॉर्चुनिटी जरूर मिली, लेकिन अब मामला ये आ रहा है कि अर्बन सेंटर्स में भी ये वोट काट रहा है। अभी तक ये माना जा रहा था कि सिर्फ कांग्रेस का वोट काट रहा है। देखिए, कोई भी जब इक्वेशन आता है तो एक वो दुधारी तलवार होती है, वो किसका वोट काटेगी ये नहीं पता चलता। अगर वो 4% भी अगर उसको वोट मिल जाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि वो दोनों पार्टी का कटेगा, कांग्रेस का भी कटेगा और बीजेपी का भी कटेगा। ऐसा सोचना है कि सिर्फ कांग्रेस का ही कटेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है, और इसको हम सही नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसके लिए हमारे पास दिल्ली का एक मॉडल भी है। उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया जब पहली बार अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 3। दूसरी बार भी चुनाव लड़ा उन्होंने, कांग्रेस को खत्म कर दिया, बीजेपी ने कितनी सीटें बढ़ाई? 7। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि वो केवल ये कांग्रेस को ही खत्म करेंगे, कांग्रेस दोनों जगह खत्म करेंगे। अब सवाल है कि जो एक थ्रेट है, जो वास्तव में जो तीसरा टी है, वो थ्रेट हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किसके वोट ज्यादा काटेंगे, उसके 3% काटेंगे या उसके 5% काटेंगे। और अब जो पहली बार एक ऐसा हो रहा है कि गुजरात में इस तरीके का जो माहौल बना है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमको मिला क्या, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वगुरु, प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें हैं, इसमें इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। और जहां तक आपके चुनाव प्रचार की बात है कि बाकी लोग दिख नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं या वो दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का 76% के करीब पैसा आएगा, तो उसका प्रचार तो पहले से दिखता है। अगर आप पश्चिम बंगाल गए होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के वो तृणमूल वाली हरी पत्तियों को लगाने के बैनर पोस्टर की जगह नहीं थी, सब जगह बीजेपी ने पाट दिया। नतीजा क्या निकला, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा। अभी आप दिल्ली में आ जाइए, नहीं, दिल्ली का जब 27 पिछला साल से चुनाव नहीं, हुआ था। नहीं नहीं, वो बात अलग है। देखिए, आपने कहा कि डेंट कर किसको करेंगे केजरीवाल। कितना मुझे लगता है करेंगे, कांग्रेस, बस वही नहीं नहीं, मैं इंपॉर्टेंट है। मैं मैं जितना घुमा हूं, देखिए 2 तरह का वोट है। चाहे आप यूपी में चले जाओ, यूपी में योगी के नाम का भी वोट है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में मोदी जी के नाम का वोट है। गुजरात में भी भूपेंद्र पटेल सीएम है या मंत्री बदलने का, जो बीजेपी का वोटर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नेता से सीधे तौर पर कितने लोग जुड़े होते, गिनती के लोग जुड़े होते हैं, 1000, 2000, 5000 जुड़े होंगे। लेकिन एक साइलेंट वोट होता है बहुत बड़ा। उस साइलेंट वोट ने इस बात को जस्टिफाई कर दिया है कि जैसे महंगाई का मुद्दा है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग मिले हैं जो मानते हैं कि महंगाई है, और ये भी मानते हैं कि महंगाई परेशान कर रही है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर हम सरकार बदल भी देते हैं तो महंगाई का क्या फायदा, महंगाई तो कम नहीं होने वाली। दूसरा ये है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें सत्ता के साथ जाना है, और मीडिया में जो ओपिनियन पोल वगैरह आते हैं उसमें एक तरफा दिखाई दे रहा है कि भाजपा जीतने वाली है। तो कई लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर विरोध में वोट दिया तो उसका फायदा क्या है, जब सरकार तो भाजपा की बनने वाली है। तो ये फैक्टर भी कुछ 2, 4, 5% वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में इस बात के भी पड़ जाते हैं कि सरकार तो भाजपा की आने वाली है, तो विपक्ष को इससे वोट देने से आपको क्या लग रहा फायदा। है कि और दो भाजपा तरह जो के है वोट है कि गेन कर रही है।
आपको लग मुझे रहा लगता है कि भाजपा गेन कर रही मुझे है? लगता है कि भाजपा के लिए पिछले चुनाव से चुनाव में देखा आसान जाए, चुनाव है। बीजेपी में को केवल प्रधानमंत्री के नाम का सहारा है, सांप्रदायिक सिर्फ मोदी जी के, हाँ, आधार पर वोटरों के विकास। ध्रुवीकरण का सहारा है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान होगा, क्या आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करिश्मा सर, मुझे दिखा लगता है पाएगी, कि या सर कांग्रेस का सर सुनिए, 27 साल का वनवास खत्म होगा, या एक बार फिर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब तो 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद ही मिल पाएंगे। फिलहाल समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और ज्वलंत सवालों के साथ। नमस्कार।